Hello students, in last video we have discussed about basic fundamental forces in nature जिसमें हमने डिफाइन की थी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिफाइन करने वाले हैं। एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज बिटवीन Q1 एंड Q2 separated by a distance r in air। Q1 Q2 है क्या? These are the charges and these are separated by है distance r। ये है Q1, ये है पॉइंट B पे Q2 एंड ये बता क्या रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस r से क्या होते हैं? सेपरेटेड, मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? r होता है। And it is inversely proportional to the magnitude of charges Q1 and Q2 that is inversely proportional to the square of distance between them। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, F is directly proportional to the charges Q1 and Q2 and next में स्टेप में क्या बता रहा है? It is inversely proportional to the square of distance between them। बट जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। ठीक है, अब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाती हूँ तो मेरे पास आता क्या है? इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मेरे पास वैल्यू क्या है? इट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोम इनवर्स स्क्वायर विच इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट मेरे पास बता रहा है वो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब हम इससे समझते हैं, ए पॉइंट पे चार्ज क्या है? Q1, बी पे क्या है? Q2। ठीक है, ये मेरे पास फोर्स जा रही है ना, F12 that is going toward B and F21 is going towards point A। अब डिफाइन क्या कर रहा है? F12 be the electrostatic force on charge Q1 due to Q2। कि जो F12 पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, किस वजह से लग रही है? Q2 की वजह से किस पे लग रही है? Q1 पे। ठीक है, यही लिखा है ना, F12 be the electrostatic force on charge Q1 due to Q2। यहाँ पे F12 लिखा है ना, अब यहाँ पे F21 आ जाएगा। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू किसकी वजह से है? Q1 की वजह से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि इन दोनों पे F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, इसलिए इन्होंने क्या बता दिया? नेगेटिव। अब क्या लिख रहे हैं? मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। जब ये चार्ज मूव करते हैं तो ये कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू अ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड राइज होती है तो उसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू अ फोर्स। कोई भी फोर्स आ जाती है, किस पे आती है? चार्जेस के ऊपर आ जाती है। सिंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर इनसेपरेबल, मतलब कि दोनों इकट्ठे चलते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही चलेंगे। सो फोर्स बिटवीन चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस वजह से हम इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रही है, चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, हमने उसको क्या नेम दे दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। तो इस स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो हमारे पास अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव मतलब कहते हैं कि जैसे अपोज करना एक दूसरे को। ठीक है, इट इज़ लार्ज रेंज फोर्स लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक लार्ज रेंज फोर्स होती है जो काफ़ी दूर तक काम करती है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी एक लार्ज रेंज फोर्स होती है। इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स। हाँ, ये सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जब दो चार्जेस मेरे पास यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ पे ए पोजीशन पे बी पे, ये Q1 था, ये Q2 था, ये यहाँ पे फोर्स थी, यहाँ पे लग रही थी,
F12 था यहाँ पे, F21 था यहाँ पे, तो ये कहाँ पे जा रही थी, सेंटर पे तो लग ही रही थी ना। इन दोनों के बीच में क्या था, डिस्टेंस r था, ठीक है ना। इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कितनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, 10⁻36 टाइम्स। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स, अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, लग रही है, तो वो किसकी वजह से लग रही है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स बिटवीन द चार्जेस। जब चार्जेस के बीच में एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स होते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास वहाँ पे काम करती है, ठीक है। ये तो थी मेरे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ एग्जांपल्स भी आ जाती हैं उनकी कि किस बेस पे, मतलब कहाँ पे ये अप्लाई हो रही हैं। द मोशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझ रहे हो, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो किसकी वजह से घूम रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। द एटम एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ मैटर टू ईएमएफ, अब जो एटम एंड मॉलिक्यूल है वो क्या मिलके बना रहे, मैटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर किसी अगर स्प्रिंग है मेरे पास, तो उसके बीच में अगर स्प्रिंग फोर्स लग रही है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल रहे हैं, वो किसकी वजह से लग रही है, ईएमएफ की वजह से लग रही है। इट इज़ इलास्टिक फोर्स, ये इसको हम इलास्टिक फोर्स भी बोलते हैं। ये आगे जो है ना टॉपिक्स आएंगे चैप्टर्स में, उसमें आप डिटेल्स में पढ़ोगे कि इलास्टिक फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, बट यहाँ तक आप इतना ही समझ लो कि ये होता क्या है। टू और मोर एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, अगर मेरे पास दो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इकट्ठे हेल्ड कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं, ईएमएफ की वजह से कर रहे हैं। अब देख लो, ये तो समझ में आ गया ना कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ठीक है। ये तो थी मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आगे आ रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखो, कोई भी एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं, पढ़ा होगा ना इतना तो 10th में 9th में। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है, द फोर्स होल्डिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, किसके बीच में, इनसाइड न्यूक्लियस। अब जो फोर्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एटम्स के बीच में हेल्ड करके रखती है, इकट्ठा रखती है, वो किसकी वजह से है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अगर ये ना होती ना तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है, समझ आ गई, ये थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जैसे हमने पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स के पढ़े थे, ईएमएफ के पढ़े थे, अब यहाँ पे हम किसके पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, हाँ अट्रैक्टिव है ना, इसलिए इसने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हेल्ड करके रखा है, अट्रैक्टिव है इसलिए करके रखा है। इट एक्ट्स ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, बट इसका डिस्टेंस बहुत छोटा आता है। अब हम देखो न्यूक्लियस पे काम कर रहे हैं ना, वो छोटा है ना, बहुत छोटा है, इसलिए क्या लिख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट कितनी इक्वल होती है, 10⁻⁻15 मीटर। इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ईएमएफ, बट ईएमएफ से ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मानी जाती है, चाहे ये शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, बट फिर भी ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर मानी जाती है ईएमएफ से। इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सेंटर पे काम नहीं करती। जैसे हमने ईएमएफ देखी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स देखी थी, उसमें हमने ड्रॉ करके देखा था कि कैसे दो चार्जेस के बीच में कैसे वो एग्जिस्ट कर रही है, बट यहाँ पे थोड़ा ना हमने वैसा कुछ किया नहीं ना, तो इसलिए ये मेरे पास सेंट्रल फोर्स नहीं है। इट डजेंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाँ इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं लिया कि इस बीच में इतना डिस्टेंस है, ये है वो है, नहीं देखा ना, इट डजेंट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, ये समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब वो दोनों किसकी वजह से हेल्ड टुगेदर होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, है ना। तो वो बता रहा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या मिलके बना रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये न्यूक्लियस जो एटम में है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मतलब किसकी वजह से बना है, जैसे घर है ईंटों की वजह से बन रहा है ना। तो ऐसे ही जो न्यूक्लियस है वो किसकी वजह से बन रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से। न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इफ दे आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आएगा न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे लिख दो न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन है एंड प्रोटॉन है वो किसकी वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओनली इफ दे हैव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगी तभी वो एग्जिस्ट करेंगे। ये इतना क्लियर हो गया, ये तो थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
हो गई। अब आगे फोर्थ वाली, फोर्थ क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो काफ़ी हाई लेवल पे कंसेप्ट आ जाते हैं, तो इसमें मैं ऐसे ज़्यादा नहीं डिफाइन करूँगी, बस इतना समझ लो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो की वजह से प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल देंगे। क्लियर है। अब ये मेरे पास एक टेबल सा आ गया जिसमें मैंने बता दिया कि हमारे पास कौन सी फोर्सेस है और उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड क्या है। मैंने बताया था ना कौन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन कितनी ज़्यादा वीक फोर्स है, तो इसमें मैंने बता दिया जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया। EMF का 10⁻⁻2 है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का 10⁻⁻13 है। ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना है, 10⁻38 है। अब इसको एक बार देख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।